दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो वीडियो सेशन है इसके अंदर हम सभी BHIC 102 और प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न की चर्चा करेंगे। दरअसल ये विश्व प्राचीन इतिहास की चर्चा करता है, उस समय की चर्चा करता है जब प्रागैतिहासिक काल था। मतलब ऐसा काल जिस समय का लेखन स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसकी चर्चा ये पुस्तक करती है। एंड मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि इस बुक की एक वीडियो सेशन जो है ना वो पहले ही आप लोगों के लिए रोल आउट कर दी गई है। तो वो शिक्षा मैटर्स से यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एंड इन माय ओपिनियन कि वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आज जो है ना जो गैस पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो दरअसल मैंने बनाया नहीं है, वो दरअसल किसी दूसरे पब्लिकेशन की ओर से। चूंकि पिछले वीडियो सेशन में मैंने अपना गैस पेपर बनाया था, बट आज मैं बना नहीं पाया हूँ बिकॉज कि रात को बहुत बारिश हो रही थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की भी सोच रहा था, गैस पेपर भी बनाने की सोच रहा था। बट टाइम की स्कार्सिटी एंड बारिश वगैरह की वजह से, बिजली वगैरह तड़कने की वजह से मैं गैस पेपर नहीं बना पाया एंड साथ में वीडियोज भी नहीं बना पाया। तो मैं ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सुबह टाइम होता नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड चलिए सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डिस्कशन करने के साथ साथ हम सभी जो है इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे और किसी दूसरे टॉपिक पर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ में अंत में मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा। एंड जो भी हमने डिस्कस किया है दो वीडियो सेशंस में, पहला तो डिस्कस हो चुका है पहला वीडियो सेशन, और आज के इस वीडियो सेशन का जब हम डिस्कस कर लेंगे तो अंत में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में करी है, BHIC 102 वीडियो नंबर 1। ठीक है, वीडियो 1। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर BHIC 102 होगा कि BHIC 101 में भी मैंने इसकी चर्चा की है वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही रेफरेंस को यूज करके इसको समझ सकते हैं, हालांकि मैं इसको फिर भी समझाऊंगा भी। ठीक है, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात यहाँ की गई है, किस काल की बात की गई है? प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल देखिए मूल रूप से वैश्विक इतिहास की बात करें या भारतीय इतिहास की बात करें तो मूल रूप से इतिहास को दो कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मूलतः दो काल में विभाजित किया गया है, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक जो भी आप, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये इरेजर लेके इसको क्लियर करके ऐतिहासिक काल लिखा जाता है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। देखिए हम सबसे पहले ऐतिहासिक काल की एक बार समालोचना कर लेते हैं। बात कुछ ऐसी है कि ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है जिसके लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसके लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, लिखित स्रोत अवेलेबल हैं, पॉइंट टू बी नोटेड कि लिखित स्रोत हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारत के संदर्भ में एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है, तो उसका कुछ ना कुछ लिखित स्रोत है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐसे ही लिख देता हूं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, आगे चर्चा करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद, उससे थोड़ा उस समय से थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो उनके दरबार में शायद कोई कवि या कोई जो भी था, वो उसका एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, चंद्रबरदाई नाम से एक व्यक्ति था जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, तो इसमें हमें पृथ्वीराज चौहान राजा के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से एक अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बाणभट्ट नाम से एक लेखक हुए, तो उन्होंने हर्षचरित लिखी। ठीक है, हर्षचरित लिखी। ठीक उसी तरीके से आपको कश्मीर का एक ऐतिहासिक वर्णन जो है हमें कल्हन ने राजतरंगिणी में लिखा। तो ये सब ऐतिहासिक काल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल तो आप लोग समझ गए कि जिसके लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है,
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की, जो कि हमारे वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है। पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है वैसा काल है जिसका कोई भी लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लिखित स्रोत नहीं है, लिखित स्रोत, बिल्कुल भी लिखित स्रोत नहीं है। तो हम इसकी जानकारी कैसे जुटाते हैं? तो पॉइंट ये है कि इसकी जानकारी जो है ना, हम या तो खुदाई करके जुटाते हैं, ठीक है, खुदाई या खोज करके, ठीक है, इस तरीके से हम इस काल की जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, खुदाई करके, खोज करके। खुदाई का होता है उत्खनन, मतलब उत्खनन, ठीक है, एंड खोज का मतलब होता है अन्वेषण। तो ये सब कई माध्यम है, ठीक है, जिनके माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारियां जुटाते हैं और उसको हम लोग इतिहास के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस काल का कोई लिखित स्रोत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भारत के संदर्भ में एग्जांपल लेते हैं। तो भारत में जैसे कि पाषाण काल की चर्चा होती है। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, प्रस्तर युग। तो इसका कोई लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि खुदाई से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है, कुछ बस्तियां प्राप्त हुई हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, या खोज से कुछ गुफाएं हमें प्राप्त हुई है जिनका अध्ययन हम करते हैं। तो हमें जो है ना कुछ इतिहास निर्माण में मदद मिलती है। जैसे कि खुदाई में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि खुदाई में जैसे कि आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपको कई सारे बस्तियां वगैरह मिली हैं, जैसे कि रावी नदी के तट पर, उसके बाद गंगा नदी के तट पर, फिर जैसे बिहार में चिरांद वगैरह मिला है, ठीक है। तो ये सब नदी किनारे कई बस्तियां मिली है खुदाई के पश्चात, जो हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं। खोज की बात करिए तो जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको भोपाल के आसपास में भीमबेटका के कैब्स है, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो उसमें चित्रकारी वगैरह की गई है, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह, जानवरों को मारने के चित्र वगैरह बनाए गए हैं। तो वो सब जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और इसकी ये जो पाषाण काल है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? तो खुदाई एवं खोज, उत्खनन एवं अन्वेषण के माध्यम से। तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल हुआ। यही मोटा मोटा ओवरव्यू है कि जिस काल का लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, एवं जिस काल की जानकारी हम उत्खनन एवं अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि एक काल और है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर देता हूं इसको। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? ये क्या है आद्य ऐतिहासिक काल? ये क्या है? पॉइंट करने वाली बात है। तो देखिए, मोटे तौर पर ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो ऐसा काल है जिसके लिखित स्रोत हमारे पास, जिस काल के लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, किंतु दुर्भाग्य से हम आज तक उन स्रोतों को पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इस काल में हमें कुछ लिपियां प्राप्त हुई है, कुछ लेखन, मोहरे, सील्स वगैरह प्राप्त हुई है, बट दुर्भाग्य से हम आज तक उनको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा है ना कि हम जो है एक तरीके से केवल और केवल वहां पर जो सील्स, मोहरे मिली हैं उन पर कुछ अनुमान लगाते हैं और उसके बाद उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके हम इतिहास निर्माण की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्राग ऐतिहासिक काल समझ गए होंगे, आद्य ऐतिहासिक काल समझ गए होंगे और ऐतिहासिक काल समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही रहा एक मोटा मोटा ओवरव्यू। इसको क्लियर करते हैं और इस स्क्रीन को भी क्लियर करते हैं। और अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये चीज समझाने की जरूरत है प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा तो हम कर लिए, ठीक है। और ये जो काल है ऐसा काल है जिस समय मनुष्य जो है उसकी रचना पृथ्वी पर हो रही थी, पृथ्वी पर अवतरित हो रहे थे, ठीक है। और यही जो है इसी पर मतलब कि ये काल चल रहा है, ठीक है। तो इसको तो अब हम लोग क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने पिछले वाले वीडियो सेशन में किया है, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर कोई इलेबोरेट करने नहीं जा रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब जो है हमने इसकी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें गलत भी लिखी गई हैं। यहाँ जो ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है, ये ऐतिहासिक काल जो कि 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल है, इसमें है ना ये प्रागैतिहासिक काल। यहाँ देखिए, यहाँ ये ऐतिहासिक काल की चर्चा कर रहा है, लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल के
जो खंड है उनका विभाजन कर दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल मूल रूप से पुनः से 3 भागों में विभाजित था, जिसमें हम एक को कहते हैं, सबसे पहला पाषाण युग था, ठीक है। पाषाण युग के बाद आया आपको कांस्य युग, ठीक है, या ताम्र युग कहते हैं, जिसको हम कांस्य युग या ताम्र युग जो कह ले आप, ताम्र युग, ठीक है। और जो और जो तीसरा काल आया उसे हम लौह युग कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि यही जो पाषाण काल है इसको पुनः से 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका फर्स्ट नेम है पूरा पाषाण काल, दूसरा नेम है मध्य पाषाण काल और तीसरा नेम है नव पाषाण काल, ठीक है। तो इन सभी की चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में थोड़ी बहुत करी है, एंड BHIC 101 के वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में भी करी है, ठीक है। तो वीडियो नंबर 1 एंड BHIC 101 के वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसमें मैंने इसकी चर्चा करी है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इसको इतना कोई इलेबोरेट करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि समय का जो है ना वो थोड़ा समय की थोड़ी कमी है और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। यही पूरा पाषाण काल, प्लास्टोसीन युग में इंसान जी रहा था, फिर मतलब पृथ्वी पर थोड़ी बहुत लोगों की उत्पत्ति हो रही थी, यही सब है निम्न पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण युग। तो ये सभी जितने हैं, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, इन सब की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो सेशंस में भी कर चुके हैं। साथ में BHIC 101 के दोनों वीडियो सेशंस में मैंने इसकी चर्चा करी है, और वो दोनों के दोनों वीडियो सेशंस शिक्षा मैटर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप लोग चाहें तो वहां से उसको देख सकते हैं और आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मुझे इसको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है कि कांस्य युग से आप क्या समझते हैं, तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि कांस्य युग उस युग को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे और उसकी रांगे के साथ मिश्रित धातु से का इस्तेमाल किया, और वही युग कांस्य युग कहलाया। तांबा, जस्ता इन सबको मिला करके, मतलब तांबे के साथ अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट किए गए जिस युग में, उसी युग को कांस्य का युग कहा गया, ठीक है। और इसकी भी चर्चा, इस प्रश्न की भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में BHIC 102 के वीडियो सेशन 1 में करी है, ठीक है। वीडियो सेशन 1 में करी है, तो मैं इसको बताऊंगा, क्या आप लोग इसको समझ ही सकते हैं। और इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में पड़ता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो 3 भागों में विभक्त था, जिसमें से पाषाण युग था पहला वाला, दूसरा था आपको ताम्र युग अथवा कांस्य युग, एवं तीसरा था आपको लौह युग, ठीक है। तो यही बात बताया गया है कि पाषाण युग और लौह युग के बीच में पड़ता है। तो पाषाण युग में मनुष्य किसी भी धातु को खोज नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने मतलब कि गलती से या जानबूझकर जैसे भी हो, उन्होंने तांबा, कांसा इन सब का प्रयोग करना सीख लिया था। और कांस्य युग की विशेषता यह रही कि कांस्य युग के समय मनुष्य जो है शहरी सभ्यताओं में बसने लगे थे, और इस कारण से विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास भी हुआ। जैसे कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग जानते थे, ठीक है। और इसी वजह से हमारे भारतवर्ष में इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो पहला शहरीकरण मैच्योर हड़प्पन फेज, मैच्योर सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, जिसमें कि राजस्थान से एक खेतड़ी खादान से ये तांबा निकाला जाता था, और ये तांबे को निकाल करके तांबा से कई एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उससे कई औजार वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। कुल मिलाकर के ये बात आप लोग लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कांस्य युग के बारे में आप लोग समझ गए। उसी तरीके से वैश्विक इतिहास में अगर हम बात करें तो चीन में भी कांस्य का युग आया, फिर उसके बाद मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, इन सभी में भी कांस्य का युग आया, जिस समय लोग तांबा के साथ अलग अलग मिश्रण करके नई नई चीजें वगैरह बनाने लग गए थे, ठीक है। और इसकी चर्चा मैंने की है, तो यहाँ पर मैं इसकी चर्चा क्या ही करूँ। तो शॉर्ट में तो मैंने बता दिया आपको कि ये क्या है, कांस्य युग कैसा है, कहाँ से आया, क्या है, तो क्लियर है। सबसे पहले एग्जाम्पल भी सिंधु घाटी सभ्यता का दिया गया है, ठीक है। और कांस्य युग में तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं BHIC 101 के वीडियो डिस्कशन नंबर 2 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन नदी घाटी सभ्यता थी, जो कि आपको कुल मिलाकर के सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसका विकास सिंधु और हड़प्पा या सिंधु और घग्गर हाकड़ा बेल्ट के आसपास में हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सब इसके प्रमुख केंद्र थे। और यहाँ पर हमें अच्छी खासी मात्रा में आपको क्या कहते हैं कि मतलब कि कांसे के प्रयोग दिखाई देते हैं, कांसे के प्रयोग के इस्तेमाल मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये फालतू की बातें लिखी गई हैं कांस्य युग से संबंधित, तो ये सब आप लोग इसको डिस्कस करें या ना करें ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसके जो पिछले वीडियो सेशन में जो पुराना वाला गैस पेपर था, एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ पुराने वाला गैस पेपर कहाँ गया, डॉक्यूमेंट में है शायद, एंड BHIC 102, ठीक है। एंड कांस्य युग की चर्चा मैंने कहाँ पर करी है,
एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। ग्रीक शासन, मानव विकास के विभिन्न सिद्धांत। हाँ देखिए, कांस्यकालीन सभ्यताओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कांस्ययुगीन के बारे में, तो आप ये वाला उत्तर करिएगा, बिकॉज ये वाला उत्तर परफेक्ट है, बिकॉज मैंने इसमें वैश्विक इतिहास के मायने के आधार पर कई सारे सभ्यताओं का नाम इसमें ऐड किया है, जैसे कि अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कांस्य युग के उपकरण वगैरह है, ठीक है। कांस्य युग के उपकरण के बाद जैसे आपको ये चित्र है, जैसे सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरिया, कांस्य युग में चीन कैसा था, तो इन सब चीजों को मैंने ऐड किया है, ठीक है। और कांस्य युग का पतन कैसे हुआ, तो इस वजह से ये वाला आंसर जो है ना बेहतर होगा, ठीक है। और इसमें जो आंसर है वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें उतनी ज्यादा बातें नहीं लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में है कि असीरिया साम्राज्य का पतन और विश्व को देन की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, असीरिया सम्राट ने लगभग 150 वर्षों तक बिना किसी दबाव तथा अंकुश के शासन किया था, और उनकी नीति के कारण राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था बनी रही, और व्यापार और वल्ला के विकास मार्ग में भी मतलब थोड़ी दिक्कत आई, और यहीं से सामाजिक जीवन नष्ट हुआ। और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं टाइनबी, उन्होंने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इस सभ्यता के पतन के बारे में प्रकाश डाला है, और लिखा है कि तिथका असीरियन सभ्यता के विनाश का कारण यह नहीं है कि उनके उसके शस्त्रों पर जंग लग गया था, ठीक है, उनके शस्त्रों पर जंग लग गया था। सैनिक दृष्टि से वे निरंतर प्रगतिशील व योग्य रहे। उनका विनाश इसलिए हुआ कि उनको आतंकी नीति ने बहुत थका दिया था, और वे अपने पड़ोसियों के लिए कभी भी मतलब सही से नहीं, वो अपने पड़ोसियों की कभी मदद नहीं करते थे। दैट्स वाई इस तरीके से असीरिया साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। और उनके पड़ोसियों ने बाद में उनका सहयोग नहीं किया, और इस तरीके से इस साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। आगे की चर्चा करें तो विश्व सभ्यता को इसने दिया क्या। असीरिया के लोगों ने महान संस्कृति का निर्माण ही नहीं, उसको संरक्षण भी प्रदान किया। उन्होंने बेबीलोनिया की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित कर हम तक पहुंचाया। डॉक्टर अगर गोयल का मानना है कि अगर असीरिया न होता तो बेबीलोन का बहुत सा ज्ञान जो पश्चिमी एशियाई जातियों की समान संपत्ति बने बिना विलुप्त हो जाता, ठीक है। और आधुनिक इतिहासकार पश्चिमी एशिया के इतिहास का इतने विस्तार से पुनर्निर्माण नहीं कर पाते, और यह उनकी सबसे बड़ी देन है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय शासन व्यवस्था जो है असीरिया की ही देन है। डाक व्यवस्था की भी शुरुआत इसी ने ही की थी। असीरिया का सैन्य तंत्र बहुत संगठित था, और उसी के बल पर उसने अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक बढ़ाया था, और इसके द्वारा जो स्थापित सैन्य व्यवस्था थी अपने समय की सबसे ज्यादा सिद्ध व्यवस्था थी, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर सुधीर माधव पाठक लिखते हैं कि वास्तव में असीरियाई सभ्यता अपने सैन्य प्रणाली के बल पर ही प्राचीन विश्व के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, ठीक है। असीरियाई लोग जो है या असीरियाई सैन्य विशेषज्ञ युद्ध लड़ना, लड़ाई के दांव पेच को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। दैट्स वाई वो इतनी जानकारी रखते थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है जब वहाँ की खुदाई हुई है ना, ठीक है, तो खुदाई के बाद वहाँ से कुछ मिट्टी की तख्तियाँ मिली है, जिससे उस सभ्यता की ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, और उनकी जो रक्तपात की नीति थी, मतलब युद्ध की नीति थी, उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। हालांकि परफेक्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, और इन्हीं सब नीति के कारण आगे चलकर साम्राज्य का पतन हुआ। फिर भी बेबीलोनिया की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं प्रसार के कारण मानव सभ्यता जो है इसकी ऋणी रहेगा, ठीक है। बेबीलोनिया सभ्यता की सुरक्षा इसी असीरियन सभ्यता ने की थी, या असीरियन साम्राज्य ने की थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन प्रश्नों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब यूनानी कौन थे, यह एक प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यूनान या ग्रीस, देश के नागरिक को यूनानी अथवा ग्रीक कहते हैं, यूनान या ग्रीस, ठीक है। ये जो है पहले यूनान नाम से जाना जाता था, बट नाउअडेज दिस इज नोन एज ग्रीस, ठीक है। तो इस देश के जो भी नागरिक है उसको या तो हम यूनानी कहते हैं एंड या तो ग्रीक कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी चर्चा शायद मैंने पिछले वीडियो सेशन में करी है। तो यूनानी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जिसने ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी, और इसका विश्व पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ा था। और भारत का लिखित इतिहास भी सिकंदर के आक्रमण के समय से उपलब्ध है, और मेगास्थनीज की इंडिका में भारत की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यूनान के प्राचीन इतिहास पर अगर हम लोग दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि यूनानी लोगों के रहने के स्थान परिवर्तित होते रहते थे, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र में बदलाव भी होते थे, और कई प्रजातियां आती और जाती थी, ठीक है। और कई सभ्यताओं का उत्थान और पतन होता था, अतः काल विशेष में वास्तविक यूनान के निर्धारण में द्विधा होती है, ठीक है। आई थिंक ग्रीक सभ्यता
में दास प्रथा, इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस करवाया था आप लोगों को। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, रुक जाइए, कहाँ पर है वो। चीन की कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। मानव क्रमिक विकास, ये सब तो करवा दिए थे, ठीक है। ये भी हो चुका था। मिस्र धर्म, मिस्र, ग्रीक लोग ही मिस्र के धर्म पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपको ग्रीक, मिस्र, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं ना। आई थिंक इस पर हमने चर्चा नहीं करी थी। कृषि के आरंभ, मध्य एशिया में प्रमुख खानाबदोश समूह, ठीक है। शासनित साम्राज्य के विकास विस्तार, यूनानी साम्राज्य। हाँ हाँ, यूनानी समाज में वास्तुकला और दृश्य कला पर एक लेख लिखिए। यही जो है यूनानी, यही ग्रीक है, ठीक है। यही ग्रीक है, यही ग्रीस है। इस सभ्यता की भी चर्चा मैंने यहाँ पर करी थी, ठीक है। फिर भी यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आप लोगों का काम अच्छे से हो जाए, ठीक है। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में यहाँ इजियाई सभ्यता आई और मिस्र एवं एशिया माइनर से उनके संबंध थे। और बाल्कन क्षेत्र की ओर से एकियाई, आर्केडी, इपोलियन, अपोली, अयोनी जातियों के आक्रमण भी यहाँ पर हुए। ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी पर तक एकियाई सभ्यता यहाँ विकसित रही। होमर ने ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी में एकियाई एवं अन्य यूनानियों के बीच लड़े गए युद्ध की पृष्ठभूमि में ही अपने सुप्रसिद्ध इलियड और ओडिसी काव्यों की रचना की है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और डोरियाई जाति ने यूनान पर आक्रमण किया था और पुरानी सभ्यता को नष्ट कर दिया। एकियाई लोग पराजित होकर उत्तर पश्चिम की ओर भाग गए। जो रह गए वो दास बना लिए गए। और फिर आयोनी और अपोली लोग भी यहाँ से पलायन कर गए और यूनानी भाषा जो है, मतलब इतना ईस्वी तक यूनानी भाषी लोग पूरे इजियाई क्षेत्र में बस चुके थे। तो इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में करी थी कि कैसे मिस्र या यूनान में दासता प्रथा जो है वो कैसा था, और इसकी चर्चा हमने बिल्कुल अच्छे से करी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनान समाज में महिलाएं अधीनस्थ थी, परंतु क्या आप महिलाओं के बीच कुछ अंतर और असमानताओं को बता सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि हाँ, यूनान में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के अधीनस्थ थी। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल उन्हें नागरिक का दर्जा मतलब दिया गया था, मतलब वो घिसे पिटे नागरिक, वास्तविक नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया था उन्हें। महिलाएं जो है वहां पर बड़ी संख्या में गुलामी का काम करती थी। लेकिन हम इस अधीनता के विशिष्ट तत्वों को रेखांकित करना होगा, ठीक है। कारखानों में गुलामों के रूप में और घरेलू नौकर चाकर के काम के अलावा यहाँ कहा जा सकता है कि महिलाएं घरेलू अनुच्छेद तक ही सीमित थी और इस प्रकार वास्तविकता जटिल थी। एक बड़ा वर्ग अधिशेष मूल्य और उत्पादन के कार्य में योगदान दिया करता था और एक छोटा सा कुलीन अल्पसंख्यक वर्ग धार्मिक और सामुदायिक जीवन में भाग लिया करता था। संक्षेप में यह अल्पसंख्यक वर्ग नागरिक समुदाय था जिन अनुष्ठानों और धार्मिक त्योहारों में महिलाओं को भाग लेता हुआ दर्शाया गया है, उनकी भूमिका सहायक के रूप में, और उन्हें महिलाओं के सामाजिक स्तर के अनुसार दर्शाया गया। इसी प्रकार कुछ अनुष्ठान में बच्चों के द्वारा संपादित किए जाते थे जिनकी भूमिका नाबालिगों के रूप में और उनके सामाजिक स्तरों के अनुसार होती थी। स्पष्ट है कि नागरिक की पत्नियां नागरिक दर्जे में इसी हद तक सहभागी होती थी कि जिन उनके द्वारा जन्म दिए गए बेटे आगे जाकर नागरिक बनते थे और बेटियां नागरिकों की पत्नियां। तो यही बस इतना ही अधिकार था, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, विवादों में अदालत में दोनों तरफ से पुरुष ही भाग लेते थे। सिर्फ गरीब और गुलाम महिलाएं ही अदालत में उपस्थित होती थी और उनकी गवाही इस हद तक मान्य थी कि उन्हें बुलवाने के लिए उनको यातना दी जाती थी। अगर उनको गवाही भी देनी है तो पहले उसको मारा पीटा जाता था। ऐसा माना जाता था कि आमतौर पर महिलाओं पर उस समय भरोसा नहीं किया जाता था, ठीक है। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए। और यहाँ पर यही सब चीजें हैं और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो शुरुआती भित्ति चित्रों से मिलती है जिनमें महिलाएं जो आरंभिक दौर में एथलेटिक्स में भाग लेती हुई दर्शाई गई हैं। क्लासिकल कला और साहित्य में उनसे और घर की गतिविधियों में व्यस्त दर्शाया गया है। तो इस तरीके से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है।
हेलो। हाँ ठीक है, अब लगता है क्लियर है। सॉरी, बीच में ही ऑडियो गायब हो गया था, ठीक है, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। ऑडियो गायब पता नहीं क्या है कि वो जो यूएसबी सॉकेट होता है लैपटॉप का, पता नहीं कल रात से ही प्रॉब्लम कर रहा है। कल रात में भी दिक्कत हुई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो लोहे को खोजा, लोहे के लिए फिर भारत में भी कई भट्टियां वगैरह मिली है हमें। तो देखिए लोहा जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग धातु है, ठीक है, बहुत मजबूत धातु है। तो लोहा के मजबूत धातु होने की वजह से यह जो है ना समय दर समय लोगों के लिए मनपसंद वस्तु बन गई। अब मनपसंद धातु बन गई और इससे कई तरीके के विभिन्न मतलब मजबूत और तीक्ष्ण औजार बनाए जाने लगे, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण पसंदीदा धातु के रूप में हमारे सामने उभर करके आई। देखिए एक पॉइंट ये है कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत जब एक तरीके से इतिहास काल की ओर अग्रसर हो रहा था तो उस समय आपको जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा था तो उस समय आपको कुल मिलाकर के भारत 16 छोटे छोटे जनपदों में विभक्त था। उसमें से एक जनपद था मगध, जो कि आज के वर्तमान बिहार के रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो मगध में लोहे के खान, बिहार और झारखंड का रीजन था, चूंकि उस समय बिहार और झारखंड कोई मतलब डिवाइडेड नहीं था, तो विदाउट डिवीजन झारखंड और बिहार के रीजन में मगध पड़ता था। और आपको अभी भी पता होगा कि झारखंड में बहुत सारे लोहे के कारखाने वगैरह हैं, लोहा का अच्छा खासा वहां पर लोहे की उपलब्धि है, ठीक है। स्टील सिटी बोकारो कहा जाता है, बोकारो जो है वो जो आपको यहीं पर है, झारखंड में ही पड़ता है। तो मगध में मगध जनपद हुआ करता था और यहाँ पर लोहे के खदान वगैरह ज्यादा थे। तो यहाँ पर जो है ना लोगों ने लोहे के इस्तेमाल की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। एंड दैट्स वाई इन्होंने लोहे के कई सारे औजार बनाए और लोहे के औजार को बनाने के बाद इन्होंने आसपास के छोटे छोटे जनपदों पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, जैसे कि अंग जनपद था। उसके बाद उसके बाद आपको ये बनारस के आसपास काशी था। उसके बाद और अन्य भी जनपद थे, ठीक है। वज्जी था, शायद वज्जी भी था, हाँ। तो इस तरीके से 16 में से इन्होंने कई सारे जनपदों पर कब्जा किया मौर्य जनपद ने, और बाद में ये बन गया महाजनपद। धीरे धीरे यहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था लागू हुई। इसके बाद यहाँ पर कई सारे शासकों ने, जैसे कि सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, जिसमें कि बिंदुसार, हर्यक वंश, उसके बाद आपको शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद मौर्यन एम्पायर वगैरह यहाँ आया। धीरे धीरे राजतंत्र की स्थापना हुई और ये सब किसके बदौलत हुई? ये सब लोहे के बदौलत हुई। तो मेरे ख्याल से आप लोग लोहे की महत्वपूर्णता को समझ गए होंगे और ये बकवास बात को आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। और सासानिद साम्राज्य के बारे में यहाँ पर सासानियों के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास की चर्चा कीजिए। तो ये सासानिद साम्राज्य की चर्चा यहाँ पर की गई है। ये थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, मे बी इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सासानी शासनकाल या सासानिद शासनकाल में साहित्यिक ग्रंथ प्राप्त होने के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इन्होंने लिखने के बजाय मौखिक संप्रेषण को अधिक महत्व दिया था और इसमें मुख्यतः जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो यूनानी भाषा थी, जो कम से कम 3वीं शताब्दी के बाद नहीं तो उसके अंत तक प्रचलन में जरूर रही थी। इसके बाद अधिकतर पार्थियन प्रयोग की गई और सासानियों द्वारा कब्जा कर लेने के बाद भी यह बोली जाती थी। पहलवी या मध्य ईरानी के भी प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये दोनों भाषाएं केवल आरमाइक लिपि में लिखी जा सकती थी, अतः वे भाषा की ध्वनि को सही से प्रतिबिंबित नहीं कर सके, ठीक है। यहाँ पर शब्दों की ईरानी में व्याख्या करने के लिए शब्दकोश जैसी एक पुस्तक भी बनाई गई। वर्णमाला में कमी, घसीटा लिखावट और अन्य परिवर्तन होने के कारण उत्तरजीवी साहित्य को पढ़ना कठिन हो गया। अधिकतर साहित्य का संकलन 9वीं और 10वीं शताब्दी सी के दौरान ही किया गया, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके से समय के साथ केवल लौकिक साहित्य जो वहाँ की थी वो बची रह गई। लघु साहित्य जैसे खुसरो एंड पेज जैसे शासक एवं एक युवा व्यक्ति के दरबार के तौर तरीकों की जानकारी मांगता है, या पार्थियन मूल की कविता मेमोरीज ऑफ जेरर जो एक महाकाव्य का अवशेष और पौराणिक शासक कायानिडस के बारे में जानकारी देता है। इसी तरीके से बुक ऑफ किंग्स में पौराणिक और ऐतिहासिक शासकों के बारे में कहानियां संकलित है। इसके बारे में सिर्फ कुछ भाग अरबी अनुवाद से जाने जा सकते हैं और घुमा फिरा कर 11वीं शताब्दी के फिरदौसी के शाहनामा में भी थोड़ा बहुत पता चल सकता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही करके हमें सासानिद साम्राज्य की जानकारी मिलती है। सो सॉरी भाई, ये पेन टैबलेट को लग गया धक्का एंड ये क्या हो गया पता नहीं, वर्क करेगा या नहीं। हाँ कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर है? इस तरीके से ये वाला गैस पेपर भी क्लियर हो जाता है। अब आगे है कि कहाँ गया भाई पेन। उन तथ्यों का विवरण दे जिनके अधिकांश पर इतिहासकारों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि यूनान में अंधकार युग उतना भी अंधकारमयी था जितना माना जाता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि 12वीं BC के आसपास यूनानी संस्कृति
और समाज अपने आदिम स्तर की तरफ लौट गए थे। यह चरण 800 BC तक था और ये मायासिनियन काल के पतन के बाद तत्काल बाद कुछ शहरों ने अपनी चमक खो दी थी और आर्थिक गतिविधियों, एक सेकंड लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, इसको मैं थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ। आजा भैया, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि चमक खो दी गई, कुछ शहरों को पूरी तरीके से लूट लिया गया और पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए और इस अवधि में यूनान गरीब और अधिक ग्रामीण और सामाजिक सामान्य रूप में शासित हो गया और उसके शासक वर्ग में मुख्यतः लघु योद्धा थे जो एक दूसरे पर छापा मारते थे और आपस में ही लड़ते रहते थे। राजनीतिक व्यवस्था के रूप में बहुत छोटे छोटे राज्य जो है टुकड़ों में बढ़ गए, जिसमें सत्तारूढ़ योद्धा अन्य कुलीन वर्गों के साथ सत्ता साझा करता था और यह वही अवधि थी जिसके बाद में जाकर के कुलीन तंत्र की शुरुआत हुई थी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से मतलब थोड़ा थोड़ा करके यूनान जो है अंधकार युग में जी रहा था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में भी कुछ हद तक मतलब दिक्कतें आई थी, फिर बाद में वो थोड़ा आत्मनिर्भरता भी दिखाई देता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि टीन और तांबे से लंबी दूरी में व्यापार में गिरावट आई। जैसे कि मैंने आपको बताया, टीन तांबा की कमी आई तो इस वजह से बहुत सारे सभ्यताओं का पतन हो गया और लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढा, तो लोहे को अल्टरनेटिव ढूंढा। कब्रिस्तान भी अपेक्षाकृत छोटे थे और मायासिनियन कब्रिस्तानों की तुलना में इनमें विलासिता की वस्तुओं में भी कमी देखने को मिली है। रेखीय ब लिपि से गायब हो गई और इसके साथ ही इस चरण में बहुत से लिखित दस्तावेज भी समाप्त हो गए, ठीक है। लेकिन 1000 BC के आसपास से अर्थव्यवस्था और भाषा का पुनः उद्धार हुआ, चूंकि लोहे की शुरुआत हो गई। लोहे और इसके साथ जुड़ी प्रौद्योगिकी की शुरुआत भी इस समय काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। सरल उपकरण बनाने में लोहे के उपयोग ने टीन और तांबे के व्यापार की जो क्षति हुई, तांबे के व्यापार से जो क्षति हुई उसके बोझ से उबरने में यूनान में मदद मिली और इसका प्रयोग जल्द ही व्यापक हुआ और निर्णायक विकास था। और इसी तरीके से यूनानी बोलने वाले लोग का एशिया माइनर, एशियन द्वीपों और अनातोलिया के पश्चिमी तटों के किसी में निवास करने वाले लोगों के साथ सामाजिक मिश्रण का यह एक बड़ा दौर था और इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख बोलियों आयोनिक, डोरिक, एओलिक का विकास हुआ और इस अवधि में के अंत में लिखाई का पुनरुत्थान भी शुरू हुआ, जिन्हें फोनिशियन लोगों के से लिया गया था, जिससे दाएं से बाएं लिखा जाता था तथा जिसे यूनानी भाषा में बखूबी प्रयुक्त किया गया। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो भी प्रवचन है इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर जो क्रमिक विकास के सिद्धांत की चर्चा की बात की गई है, ये मानव विकास के क्रमिक सिद्धांत के विकास की चर्चा करने को कह रहा है और इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में की है। दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द क्वेश्चन इन द प्रीवियस सेशन, ठीक है। क्लियर है। और जो कृषि समुदाय है इसकी भी सामाजिक संरचना पर और कृषि का प्रभाव जो था उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दैट्स वाई मैं इसको फिर से कह रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ डिस्कस करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद है, ये सब तो डिस्कस कर ही चुके थे पिछले वीडियो सेशन में, वही चीज यहाँ पर लंबा चौड़ा करके दिखा दिया गया है, इसको क्या ही बताऊं। नगरीकरण और शहरी संस्कृतियों की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए भारत के संदर्भ में हम इसकी बात करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। देखिए नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण के साथ जुड़ाव कांस्य युग के प्रथम चरित्रों में से एक है। देखिए कांस्य का जब इस्तेमाल स्टार्ट हुआ तो लोग थोड़े ज्यादा सभ्य होने लगे और कांस्य के इस्तेमाल से मतलब तांबा, टीन वगैरह के इस्तेमाल से ये लोग अच्छे औजार वगैरह बनाने लगे और सब एक अच्छे तरीके से ये लोग नगरीकरण करने लगे। ये लोग एक अच्छी समूह में बसने लगे, अच्छे बस्ती में बसने लगे और ये तांबे वगैरह के इस्तेमाल से कई सारे तरीके की कारीगरी करने लगे और इसी समय नगरीय क्रांति हुई और हमने देखा कि पहला नगरीकरण भी हुआ, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कुल मिलाकर के भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें पहला नगरीकरण हुआ जब मैच्योर हड़प्पन फेज चल रहा था या मैच्योर सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। उस समय में हमें कांस्य युगीन नगर देखने को मिलते हैं, जैसे कि और भी अन्य नगर हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद कालीबंगन, इन सब में भी हमें एक अच्छे खासे नगर देखने को मिलते हैं। और अन्य सभ्यताएं जो वैश्विक सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया में ऊर सभ्यता और उरक और दक्षिण एशिया में हमारा जो भारतीय दक्षिण एशिया में जो हमारा भारत पड़ता है उसमें मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, तो ये सब एक कुल मिलाकर के मतलब कि एक तरीके से नगरीकरण की ओर बढ़ रहे थे और इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि भव्य स्थापत्य हमें देखने को मिलता है, लेखन कला, माप व्यवस्था, कला चित्रकला वगैरह अन्य कलाएं, माप की व्यवस्था, कृषि के अधिशेष के सारे, गैर कृषि व्यवसाय और विशेषज्ञता की वृद्धि, सामाजिक असमानता और लंबी दूरी से व्यापार वगैरह हमें बताते हैं कि नगरीकरण जो है वो आगे चल रहा था और नगरीकरण की वजह से मतलब कि आपको एक तरीके से बहुत चीजें डेवलप हो रही थी, ठीक है।
और यहाँ पर डिटेल से कुछ बातें लिखी गई है, ठीक है। और यही चीज़ें हैं, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी छोटी पहाड़ियों में, छोटी घाटियों में नहीं अपितु महान नदियों की विस्तृत घाटियों में ही संभव थी। यही सब फलाना ढिमकाना लिखा गया है। क्या लिखा गया है, और तो कुछ है नहीं। नगरीकरण से एक सुरक्षित कृषि आधार पर, मतलब नगरीकरण से सुरक्षित कृषि जो है वो होती थी। इसमें जो है ना, नगरीकरण में क्या कि तांबे का इस्तेमाल से अर्धचंद्राकार, मतलब कि एक तरीके से अर्धचंद्राकार औजार वगैरह बनाए जाते थे, और उससे जो है आपको एक तरीके से फाल जिसको कहते हैं, खेत वगैरह जोतने में काफ़ी मदद मिली, और लोग जो है सभ्य ज़्यादा होने लगे। बस यही सी बात है, इतनी सी बात है, क्लियर है। कितनी पुरानी है मिस्र की प्राचीन सभ्यता, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कि जो मिस्र है एक कृषि प्रधान समाज था पहले, और फिर राजशाही बनने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगा। और रेडियो कार्बन डेटिंग और कंप्यूटर के इस्तेमाल से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता है, वहाँ पहले शासक राजा आहा लगभग 3110 ईसा पूर्व में सत्ता में आसीन हुए, और उनका ये शोध जो है, जो ये मतलब कि लोग जो ये वैज्ञानिक लोगों ने शोध किया, तो ये शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ, और दल में जो प्रमुख शोधकर्ता थे उसमें डॉक्टर माइकल थे, और उनका कहना है कि प्राचीन मिस्र का गठन अपने आप में एक विशिष्ट घटना थी। बहुत कम समय में ही उसने अपनी सीमाओं को पूरे तरीके से फैला लिया, जैसा कि आधुनिक समय के राज्य करते हैं, ठीक है। प्रथम राज्य घराना भी यहाँ पर आप हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, बट जो बर्तन वगैरह मिले हैं उसके आधार पर काल निर्धारण हम कर सकते हैं। और उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करके पौधों और हड्डियों का रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया है, और पुरातात्विक साक्ष्यों को देख करके हम इतना जानने में सफल हुए कि लगभग 4000 ईसा पूर्व में लोग नील नदी के किनारे बसने लगे थे, और खेती शुरू हो चुकी थी, और यह प्रक्रिया लगभग बहुत दिनों तक चली। 3700-3600 ईसा पूर्व, कुछ लोग 3100 ईसा पूर्व तक मानते हैं, और धीरे धीरे कहते हैं कि 3100 ईसा पूर्व में मिस्र में राजतंत्र की नींव रखी गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें रोचक हैं, और मिसाल के तौर पर मेसोपोटामिया में हजारों साल तक कृषि प्रधान समाज था, लेकिन आपको यहाँ पर मिस्र में ऐसा कुछ नहीं था। मिस्र जो है तुरंत से तुरंत धीरे धीरे करके डेवलप करते गया। फिर यहाँ पर 7 राजा रानियों का शासनकाल का भी पता चला है। यार्क विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जोआन फ्लेचर के अनुसार ये शोध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मिस्र के पहले राजाओं के काल के बारे में हमें निश्चित जानकारी मिलती है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ ये वाला गैस पेपर समाप्त हो जाता है, एंड हम लोग लेट सपोज आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एंड मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो सेशन में भी इसको डिस्कस किया था, मानव विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो मानव विकास के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा हम पिछले वीडियो सेशन में कर चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। कांस्ययुगीन सभ्यता के सही, कांस्ययुगीन सभ्यता, इसकी चर्चा तो हम अभी किए ही हैं ना भाई, अभी किए हैं, पिछले वीडियो सेशन में भी किए हैं, और ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते बिकॉज मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अरे भैया ये क्या हो गया, इसको इतना बड़ा नहीं करना था इसको। उसके बाद किन्हीं दो पर टिप्पणी, प्राग इतिहास और आद्य इतिहास की चर्चा आज भी की है, पिछले वीडियो सेशन में भी की है, BHIC 101 में भी करी है। यूरोप की मध्य पाषाण संस्कृतियों की भी चर्चा करी है हमने पिछले वीडियो सेशन में। पौधों को उगाने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन की भी चर्चा हमने की है। मिस्र सभ्यता के पतन की भी चर्चा की है, आज भी की है, और पिछले वीडियो सेशन में भी करी है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चीन की कांस्ययुगीन सभ्यताओं की चर्चा हमने पहले ही वीडियो सेशन में कर ली थी। मध्य एशिया की जो खानाबदोश कला थी उसके बारे में भी चर्चा हमने कर ली थी। सासानीद वास्तुकला की विशेषता क्या थी, आज भी सासानीद के बारे में हमने डिस्कस किया है, और पिछले वीडियो सेशन में भी सासानीद साम्राज्य के विस्तार के बारे में हमने चर्चा करी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मतलब बार बार एक ही चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद संक्षिप्त में अगर हम लोगों को चर्चा करनी है तो लोहे के उद्भव के बारे में हमने लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा की है। दास प्रथा, ग्रीक लोगों ने दास प्रथा को अपनाया था, दासत्व को अपनाया था, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण वगैरह हुआ करते थे तो लोग भाग गए। जो लोग नहीं भाग पाए तो उन्होंने दास प्रथा को अपना लिया, और सबसे ज्यादा दास प्रथा में महिलाएं उत्पीड़ित हुई थी। और ग्रीक सभ्यता की भी चर्चा हमने की है। जो यूनान थे, इसी को यूनान को के ही लोगों को ग्रीस कहा गया, ग्रीक कहा गया। इसकी भी चर्चा हमने आज भी की है और पिछले वीडियो सेशन में भी करी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पुरातत्व विज्ञान में जो काल निर्धारण की पद्धतियां हैं उसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में करी है। कृषि के आरंभ से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो सेशन में करी है। मिस्र के धर्म की भी चर्चा करी है। मानव जाति का क्रम विकास, क्रमिक विकास, इसकी भी चर्चा करी है।
ठीक है। और पुरातत्व पुरापाषाण समाज में श्रम विभाजन के लैंगिक परिप्रेक्ष्य, तो इसकी भी चर्चा लगभग हमने BHIC 101 में करी है, ठीक है। क्लियर है। तो एक ही बात को गाने से अच्छा मतलब कोई बहुत फायदा होने वाला है नहीं। तो उसके बाद आपको कांस्ययुगीन सभ्यताओं की चर्चा आज भी करी है हमने, ठीक है। उसके बाद निकट पूर्व तथा यूरोप में लौह युग के उद्भव की चर्चा, ये भी आज भी डिस्कस हुआ है। असीरियाई सभ्यता आज आज डिस्कस हुआ। आज असीरियाई साम्राज्य के राजनीतिक विकास की व्याख्या कीजिए और उनकी प्रशासनिक संरचना क्या थी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। प्राचीन ग्रीस में प्रजातांत्रिक राजनीति, जो ग्रीस है, ग्रीस में राजतंत्र, जो यूनान है, ग्रीस और यूनान एक ही हुआ, तो इस पर भी चर्चा हमने किया। चीन में कांस्य युग के प्रमुख स्थल, इसकी चर्चा हमने कल के पिछले वीडियो सेशन में करी थी। हूण जो कि मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे या खानाबदोश थे, तो इसकी भी चर्चा की है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि शक, पार्थियन, हूण इन सब ने हमारे भारत देश पर भी कुछ समय के लिए शासन किया था, तो इसकी भी चर्चा हमने की है, ठीक है। तो और क्या ही बताऊं, पुरापाषाण संस्कृतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये BHIC 101 वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, इस पर डिस्कशन अच्छे से किया गया है, ठीक है। पुरापाषाण काल कितने भागों में विभक्त था, कहाँ कहाँ से इसकी बस्तियां मिली है, ये सब हमने डिस्कस किया है। प्रारंभिक कृषक समाज की कृषक समाजों की जो सामाजिक संरचना थी और कृषि के प्रभाव का परीक्षण हमने किया है। मिस्र सभ्यता में राजत्व और राज्य की प्रकृति की भी चर्चा हमने की है। मानव नहीं, इसका डिस्कशन हमने नहीं किया है। होमोनाइजेशन की चर्चा हमने की है। मानव विकास का क्रमिक सिद्धांत ही होमोनाइजेशन कहलाता है, इसको 100 बार मैं बोल चुका हूँ। तो होमोनाइजेशन की चर्चा, पशुपालन की चर्चा, नवपाषाण काल, यहाँ बीधा और जेरिको दिया हुआ है। हालांकि इसके बारे में तो मैंने नहीं बताया, बट नवपाषाण स्थल के बारे में कई सारे नवपाषाण स्थलों की जानकारी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है BHIC 102 वीडियो सेशन 1 में, ठीक है। वीडियो सेशन 1 एंड BHIC 101 वीडियो सेशन 2 में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इससे अपनी मेरी बातों को समझ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों की चर्चा कीजिए, कर चुके हैं, ठीक है। सासानिद साम्राज्य के विस्तार की चर्चा, प्रारंभिक ग्रीक सभ्यता की चर्चा कीजिए, यही यूनान वाला ग्रीक सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद मिनोअन तथा माइसिनियन सभ्यताओं के मध्य क्या प्रमुख अंतर थे, ये इसकी चर्चा हमने नहीं की है, ठीक है। क्लियर है। एक सेकंड दोस्तों, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, कॉल आ रहा है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई। हाँ, फिर इसके बाद ये भी छूट गया, जरस्तुवाद, ठीक है। एक धर्म था पारसी, और अभी भी है, और यही पारसी धर्म की जो स्थापना की थी, ये जरस्तु नाम के जरस्थु या जरथुशिष्ट जो भी बोले, तो यही पारसी धर्म को जरस्तुवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको आप लोग थोड़ा इलेबोरेट कर लीजिएगा। ग्रीक धर्म भैया यही यूनान का धर्म, इसकी चर्चा, तो बात खत्म, मामला क्लोज, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के साथ पुरापाषाण काल में जो कार्बन डेटिंग की जो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी भी चर्चा तो कर ही चुके हैं। विश्व में मध्यपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं, इसकी चर्चा मैंने नहीं की है, बट भारत के संदर्भ में मध्यपाषाण संस्कृतियों की चर्चा मैंने की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब प्रश्न जो है काफ़ी है, मतलब फिर पौधे को उगाने, पशुओं को, जानवरों को पालतू बनाने से लेकर कृषि तक संक्रमण से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा मैंने की है। होमोनाइजेशन, मनुष्य का कर्मिक सिद्धांत, मनुष्य कैसे मनुष्य बना, मध्य एशिया के हूण, यहाँ हूण होगा, हण गलती से लिखा हुआ है ये, ठीक है। हूण थे, हूण इन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। और ये हिंदू कुश माउंटेन वगैरह के सहारे भारत आए थे, और इन्होंने शासन भी किया था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। प्रारंभिक कृषि संप्रदायों की संरचना, इसकी भी चर्चा हमने की है, दैट्स वाई इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और नीचे भाग 2 में एथेंस नहीं, इसकी चर्चा नहीं। लोहे के उद्भव और प्रसार, इसकी चर्चा की है। शासनिक साम्राज्य के विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में चर्चा हम लोग थोड़ी बहुत की है। असीरियन सभ्यता की चर्चा, खानाबदोशों की कला, ये भी हमने डिस्कस किया। यूनानी साहित्य थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ पुरापाषाण संस्कृतियों के विभिन्न चरणों में तकनीक प्रकृति की पुरापाषाण संस्कृति 3 भागों में, प्राचीन पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण, तो ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। तो इसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर ली है भैया। तो क्लियर है मामला, हमारी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं।
ये वाला जो है ना BHIC 101 के वीडियो नंबर 2 में पूरे अच्छे से इलेबोरेट किया गया है। प्रारंभिक कृषि समुदाय की सामाजिक संरचना चर्चा किए हैं। यूनान समाज में वस्तुकला और दृश्य कला की पर नोट लिखना चर्चा बहुत अच्छे से की है। मिस्र पर स्थापत्य चर्चा की है। मध्य एशिया के मंगोल की भी चर्चा की है हम लोग, ठीक है। पुरातत्व में काल निर्धारण की विभिन्न विधियों की भी चर्चा की है। मध्य पाषाण संस्कृतियों की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। पौधे उगाने, पशुओं को पालते बनाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया, लोहे के उद्भव प्रसार को समझाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसको याद रखिएगा कि मे बी वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इग्नू जो है ना रिपीटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है, ठीक है। और प्राचीन मिस्र में प्रशासन के विभिन्न घटक तत्व और मिस्र की सभ्यता के पतन के कारण चर्चा हम लोगों ने थोड़ी की है। अति सूक्ष्म माइक्रोलिथ उपकरण, इसकी भी चर्चा हुई है। कास्ट्यूगियन सभ्यता, खानाबदोश की कला, बेबीलोनियन, ये डिस्कस नहीं हुआ 2 नंबर। तो कुल मिलाकर के ये सभी बातें हैं। ये वाला अगर ये क्वेश्चन बुकलेट है, इसको मैं ना ये जिसको भी गैस पेपर चाहिए वो 9523 व्हाट्सएप नंबर है 9523779253, इस पर व्हाट्सएप करके अपने गैस पेपर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए उनके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे द्वारा बनाए गए गैस पेपर BHIC 102 और जो आज जो हमने डिस्कस किया दूसरे पब्लिकेशन का BHIC 102, इसको ऐड कर दूंगा दोनों को। साथ में ये वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की काफी मदद करेगा, ठीक है। तो आज के बस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ पॉसिबल कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिले एंड मैं नए वीडियोस बना सकूं, ठीक है। बाय बाय।